Hello, friends. A very warm welcome to all of you. And all of us are here today in very short and in a very crisp way, we are going to discuss certain doubts and concepts of economy. In our economy videos, we have been going through them very, lucidly and very swiftly. But still, we always feel that a constant interaction and also learning platform gives us an opportunity to raise our bar and level. So this is a very light-hearted and also to be very precise, very objective, a short session where the doubts on economy, जो भी इकोनॉमी या उससे रिलेटेड जनरल स्टडीज के जो डाउट होने चाहिए कुछ एरियाज के, उसको हम एड्रेस करेंगे. एंड आई एम श्योरली दिस इज अ वेरी वेरी इनरिचिंग एंड अ वेरी वेरी स्मार्ट एक्सरसाइज. सो आई आस्क प्रेरणा इंडिया टू say something and start with it. And then Mansi is also with us. She's going to give answers. And wherever I feel like, I'll be, sharing my point and ideas. Hi Mansi ji, Yes, sir. Hi Mansi ji, thank you so much for joining us. So Prerna, Anish and I, we've been covering the videos for the past 1.5 months, and we've been having a discussion after every video. So we've covered about 10 videos, and these are the collective questions that we all could come up with. And if you could answer them for us, it would be really great. Thank you. Okay, So sure. I would try my best to Yeah. answer your Yes, doubts definitely. in a smooth And manner. okay, let's go to question number one. How to relate the economic concepts which we come across in syllabus to the daily newspaper? This was asked by Anisha. She is not with us. She has been writing an online exam. So this is the question what she asked. So it is like very simple when we are going through the syllabus. So it is important कि हम उसको अपने mind में internalize कर रहे हैं. जो भी पढ़ रहे हैं उसको simple language में आप अपनी daily life से connect करके देखोगे तो आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे. और लिखा है कि how you are able to relate it to the newspaper. तो newspaper जब आप daily करोगे तो एक होता है conceptual चीज, newspaper में उसकी application आती है तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ आएगा. तो हाउ टू रिलेट का इसमें सर हाँ, न्यूज़पेपर करना बिल्कुल और सही बात है. कंसेप्ट क्लैरिटी होना. जैसे मैं आपसे कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, आप बताओ ऐसे रिलेट. जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, अब कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसमें? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हम फिजिकल डेफिसिट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं. क्या फॉर्मूला है, क्या होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो बैकग्राउंड में अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं. तो सर जैसे इकोनॉमिक्स में भी हम ब्रेक कर सकते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में. तो वो थोड़ा इन डेप्थ हो जाएगा ऑल दो. तो मतलब कॉन्सेप्टली तो फिजिकल ऐसे डेफिसिट के मैं बारे एक में और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. बोलता हूँ इन्हीं के लिए, आगे भी आएगा. जैसे अब हम्म. ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड बोला. दूसरा, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज में सर हम पीपीपी मॉडल की बात कर सकते हैं. नेशनल हाईवेज में जब टेंडर एलोकेशन की बात करते हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया. फाइनेंसिंग की बात करते हैं, कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कैसे प्लानिंग होती है उसके पीछे, बिल्कुल. कौन सी So स्कीम you के mean रिलेटेड है. you mean to say that न्यूज़पेपर के थ्रू हमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की एक जानकारी मिलती है. जैसे वर्ल्ड बैंक ने किसको ग्रांट दिया, या किसको फंडिंग की, या किसको लोन दिया. हाँ या जी. फिर हमें पता लगता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में किस चीज पर फोकस किया जा रहा है. तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आर द कोर. या फिर रेपो रेट बढ़ा कि रेपो रेट घटा. हाँ जी. यू नो सर न्यूज़पेपर में उसकी एप्लीकेशंस आती है. रेपो रेट अब पहले आपको पता होना चाहिए रेपो रेट होता क्या है, तभी आप आता भी उसके एप्लीकेशन पे जा पाओगे. है. इफ वी गो टू द बिजनेस पेज, हमने देखा है कि न्यूज़पेपर के वहीं पर ऊपर ही लिखा होता है रेपो हम्म. रेट इज दिस, और उसके बाद समझाता है. हाँ इकोनॉमिक्स की ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि न्यूज़पेपर कभी भी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं देता है, वो साथ में उसको समझाता भी है. चलिए, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन वी इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू? यानी ये टोटल क्वेश्चन. रेवेन्यू, हाँ जी सर, यहाँ पे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो दैट इज सिंपल, प्राइस यू मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी. तो दो कंपोनेंट्स, दो फैक्टर्स है, तो दो ही मेथड हो सकते हैं इंक्रीज करने के. या तो सिर्फ प्राइस आप इंक्रीज करके क्वांटिटी आपकी सेम है तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा. प्राइसेस को चेंज ना करो तो आप क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर दो, मतलब सप्लाई इंक्रीज कर दो, तो आपकी यानी कि सेल्स अगर भी मैं ज्यादा कहूँ, होनी चाहिए. हमें अगर हम कहते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो हाँ इसका जी. मतलब है हमें अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा. यस सर, हाँ टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, बट उसमें भी हम ये बोलते हैं कि सस्टेनेबल तरीका जो हम आइडियल सिचुएशन चाहते हैं.
तो दैट इज कि आउटपुट इंक्रीज हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रादर देन इंक्रीजिंग द प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होना वो एक परमानेंट नहीं है और वो प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज होंगी तो उससे जो है इकोनॉमी ना सिर्फ अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगी, आम आदमी के लिए भी जो बेसिक नीड्स और नेसेसिटीज हैं वो भी उसके बियॉन्ड हो हाँ जाएगी। जी। एक ब्रेड को खाने के लिए हो सकता है उसको 10,000 रुपये खर्च करना पड़े, एक जूता खरीदने के लिए उसको हो सकता है कि सोचना पड़े, उसी पैसे में हो सकता है दूसरी कंट्री में जो है अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के हिसाब से बात करें जो होता है, तो हम वहाँ पे सोना खरीद सकते हैं और वहाँ पे हो सकता है आप वेनेजुएला, नाइजीरिया, नाइजीरिया तो आई कांट से बट वेनेजुएला हो गया या वॉर अफेक्टेड जोन्स हो गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो प्राइसेस हो, चाहे फिर वो रियल स्टेट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हाँ जी तो दिस सर। इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाउ डू वी मिनिमाइज द इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन द कंट्री? तो ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, तो आप चार पैरामीटर बता दीजिए मानसी, चार पैरामीटर बताइए जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी देश तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, अब आप इसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हो, स्टेट के पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी जितना कम होगा, एक वो तरीका है कि लोगों की में। स्किल एनहांस करके वो खुद एक पॉवर्टी हो गया, सस्टेन कर पॉवर्टी सकते एलिमिनेशन, पॉवर्टी हैं। एलिमिनेशन। दूसरा दूसरा हो सकता है सर पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव्स, लाइक गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। पीएसयूज, पीएसयूज को हम सस्टेनेबल बना रहे हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि हमने बात की है कि जो पीएसयूज हैं हम उनको लीज पे, जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट लैंड लीज पे दे दिया, गवर्नमेंट एसेट्स लीज पे दे दिए, उससे हमारा ओनरशिप भी रहेगा और हमें पैसा भी आएगा। हाँ जी सर। तो तीसरा थर्ड तीसरा थर्ड वुड बी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे ज्यादा रिलाई करना। जैसे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो उसमें आपकी इनकम के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर किसी की कम इनकम है तो आपको कम परसेंटेज ऑफ योर इनकम वुड हैव टू बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। रिग्रेसिव टैक्सेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जीएसटी। आपकी कुछ भी इनकम हो, अगर आपको एक प्रोडक्ट लेना है तो फिक्स्ड अमाउंट टैक्स है वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो उससे भी रिग्रेसिव टैक्सेशन से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती हैं, प्रोग्रेसिव पे रिलाई करेंगे तो वो रिड्यूस होंगी। यानी कि इन इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए हम कह सकते हैं गिनी कोफिशिएंट जिसकी हम बात करते हैं, हाँ जी। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ही दर्शाता है, वो कम मतलब वो होना चाहिए। और चौथा अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो मैं इसमें जेंडर इक्वालिटी को लाना चाहूंगा। जेंडर हाँ जी। इक्वालिटी ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करने में। हम्म। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेज विद एम्प्लॉयमेंट लेवल बट आफ्टर ए सर्टेन लेवल इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ऐसा क्यों होता है? तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आउटपुट, यहाँ पे अगर हम फैक्टर की बात करें, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं। तो जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट है, इनिशियली एक फैक्ट्री है, सपोज वहां पे जो उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैक्टर्स अगर लेबर चाहिए, सपोज वो 2 है, तो 2 में जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी। बट जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करते हुए जाओगे, तो हर एक लेबर की जो आउटपुट है या प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब कि एक लेबर कितना यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिक्लाइन होती हुई जाएगी। तो वी कैन से कि इको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे ज्यादा लेबर एम्प्लॉय किया जाएगा, या जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आउटपुट डिक्लाइन होता हुआ जाएगा। तो मतलब कि इनिशियली इट राइजेस, फिर एक पीक लेवल सैचुरेशन लेवल आ जाता है, उसके बाद इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल इसका कोई? सो लेबर प्रोडक्टिविटी है, उसको लेके हम एक्सप्लेन करते हैं, ओके। लेबर फैक्टर। How does the assumptions we take in economics affect the real world market environment? अजम्पशंस का सर रोल ही ये होता है कि रियल वर्ल्ड में वो इतनी एप्लीकेबल होती नहीं है। तो इकोनॉमी में अज्यूम हम इसीलिए करते हैं कि वो एक आइडियल सिचुएशन है। अगर वो सोचते हैं। सिचुएशन होगी तो चीजें या थ्योरी कैसे वर्क करेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये थोड़ा इसमें गैप होता है, जो अजम्पशंस होती हैं सारी की सारी एक साथ साइमल्टेनियसली उनको ये हम करना कि वो कहते भी हैं साथ कि में वर्क करे, statistics क्योंकि को, रियल वर्ल्ड में सब बहुत सारी चीजें साथ में वर्क करे। इट इज नॉट कि ओनली वन थिंग इज वर्किंग एट अ सेपरेट टाइम या लोकेशन अलग इसलिए है। हम ये भी इसलिए बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट भी कर देते हैं इकोनॉमिस्ट्स। हाँ जी। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वो हाँ दिखाते कुछ और है। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज? एक्सपेंडिचर एंड प्राइस चेंज की बात हो रही है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम लेवल ऑल्सो।
सपोज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, तो नेचर ऑफ गुड्स जो आप चूज कर रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोलते रहो, आप बोलते रहो। तो वो भी इफेक्ट होता है लाइक सर वहीं पीछे ही ले चलो, मतलब ऐसे। चलिए। ओके। एक्सपेंडिचर ऑन गुड चेंजेस रिजल्ट द प्राइस चेंज। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं सिंपली जो लॉ ऑफ डिमांड है, तो डिमांड और एक्सपेंडिचर यहाँ एक ही बात है। तो जैसे अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड कम होगी, तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जैसे लॉ आप टमाटर ही की बात करें, हम्म टमाटर, अब टमाटर उगाने में, टमाटर लाने में, टमाटर के लॉजिस्टिक्स में, टमाटर को सप्लाई में अगर मान लो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया हम्म तो प्राइस चेंज हो जाएगा, अगर एक हाँ सिंपल एग्जांपल बोला जाए। सिमिलरली इज द प्रोडक्शन ऑफ, सपोज करो, हेयर ऑयल, या हाँ फिर अगर आप बात करो सेमीकंडक्टर्स की वजह से आप लैपटॉप सोच सकते हो। हाँ जी। मल्टीपल फैक्टर्स एंड वेरिएशंस। हम्म अगर रिया को और प्रेरणा को और करुणा को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बीच में पूछ सकते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट। What can a firm do to increase its production of output? Lot of things it can do in so many ways. दो, हाँ मतलब ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हो सकते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने चाहिए, आप उनका नंबर इंक्रीज कर दो तो आपका आउटपुट इंक्रीज हो सकता है। बट उसमें अगेन यही आता है, जो अभी हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात की, कि वो भी आप एक पॉइंट तक ही कर सकते हो। क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटेटिव में तो स्किल एनहांसमेंट हो सकता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि वी टॉक अबाउट हैवी मशीनरी, या कैपिटल आउटपुट रेशियो की जो हम बात करते हैं, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आ जाते हैं। ICOR, बिल्कुल आउटपुट सही कैन बात। बी इंक्रीज्ड। हाँ जी। ICOR आता है, पीटी में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ICOR, पहले आ चुका है। हाँ जी, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेट। कैपिटल हम ज्यादा डालेंगे और आउटपुट अगर कम हो रहा है तो नेचुरली इट इज अ रॉन्ग थिंग। हाँ जी। कैपिटल कम डालना चाहिए और आउटपुट ज्यादा आना चाहिए। हम्म ये एक सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट बेस्ड इकोनॉमी इंडिया के लिए सुटेबल क्या है? सो इंडिया में वी आर सेइंग कि ना तो एब्सोल्युटली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, ना ही एब्सोल्युटली मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, दोनों का मिक्स है। तो वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड मॉडल। तो मोर बिल्कुल सही बात। सूटेबिलिटी की हम बात करते हैं तो सेंट्रल प्लान जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लाइक सेंट्रली प्लान में हम 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। तो करंटली अगर हम देखें तो नीति आयोग जो प्लान्स बनाता है वो एक एग्जाम्पल हो गया। और कुछ एरियाज जो सिग्निफिकेंट है, लाइक जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंपली जो मार्केट डिमांडेड है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसके बेसिस पे दैट पर्टिकुलर मार्केट इज वर्किंग और दैट सेक्टर इज वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम कोई भी कमोडिटी सेल करने की बात करते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग में वी सी मोर ऑफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमर ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। Good. I hope you both are understanding and all of us are getting some basic ideas. यस Why सर। firms are said to be price taker? सर ये सिर्फ एक टाइप ऑफ मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है। जैसे ये परफेक्ट कंपटीशन का है जहाँ पे फर्म सिर्फ प्राइस टेकर्स होती हैं। प्राइस टेकर्स क्यों होती हैं? मतलब कि उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स। तो हम्म, ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। तो ओवरऑल इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करते हैं, फर्म्स प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं। तो वो आउटपुट हम्म। कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं उस प्राइस लेवल पे, बट दे कैन नॉट डिसाइड जैसे प्राइसेस, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लग्जरी गुड्स को अगर मैं हटा दूं और मैं डेली कंजम्पशन पे सूट सलवार साड़ी और आप जो है टी शर्ट और इस पे आ जाओ, तो आपको 100 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए 4,000 रुपए कोई नहीं देगा। हाँ जी। तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसी बैंड में रहना पड़ेगा। ये हाँ जैसे जी। आलू है, तो जब तक क्योंकि आप ये नहीं बोलोगे। नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा है ना, तो आउटपुट इतना ज्यादा है, तो एक फर्म क्या कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर लेगी अगर हम उसको टोटल मार्केट आउटपुट से कंपेयर करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि एप्पल एप्पल एज अ फर्म इज नॉट ए प्राइस टेकर, इट हाँ इज ए जी। प्राइस डिसाइडर, साइड है। इज ए प्राइस, इज ए प्राइस मूवर। हम्म यानी कि कोई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू में इसी लॉजिक से काम करते हैं, वो अपने आप को बेस्ट दिखाते हैं और वो मार्केट का प्राइस डिक्टेट करते हैं कि मैं 2 लाख लूंगा कि मैं 4 लाख लूंगा। हाँ जी सर। और नॉर्मल ट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो हम 500 रुपये घंटा, 200 रुपये घंटा, या हो सकता है महीने के 500 रुपये भी दें। हाँ चलिए जी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिटरी इलास्टिक गुड्स।
यूनिटरी इलास्टिक गुड्स मींस इलास्टिसिटी इज 1। इसमें एग्जांपल्स ऑफ यूनिटरी इलास्टिक गुड्स देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्योंकि लाइक आइडियल सिचुएशन ही है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ। No worries. You can always write on the WhatsApp group later on. हाँ Can you जी। move further, please? How price of an object determined apart from demand factor? डिमांड फैक्टर को छोड़ के बाकी अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है कि डिमांड है भाई बहुत ज्यादा, तो हाँ प्राइस जी। का एक फैक्टर, बाकी फैक्टर क्या हो सकते हैं किसी भी तो ऑब्जेक्ट के प्राइस, लिए? हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को। जैसे ये लॉ ऑफ डिमांड का ही है, प्राइस और डिमांड ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है प्राइस के ऊपर। जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या है, मेरी प्रेफरेंस हो सकती है मैं लग्जरी गुड्स ही बाय करूँ, तो अकॉर्डिंगली उस गुड का प्राइस वैसे चेंज होगा। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हो गई, क्लाइमेट ऑफ अ रीजन हो गया, सीजनल फैक्टर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव गुड्स कितनी अवेलेबल हैं टू अ पर्टिकुलर गुड, तो वो भी उस पर्टिकुलर गुड के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, दीज और आर द इंडिया है, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। डेमोग्राफी डेमोग्राफी करती है। उसके बाद आपकी पॉपुलेशन एज की, जैसे अभी आप इस साल देखें तो देयर आर कंट्रीज लाइक पुर्तगाल, कंट्रीज लाइक इटली, कंट्रीज लाइक जापान, जिनका कंजम्पशन, यानी जब हम कहते हैं कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर वो है जो पर डे $12 खर्च कर सकता है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द डेफिनेशन, कि $12 जो रोज खर्च कर सकता है वो कंज्यूमर है। तो ये कंट्रीज में कंजम्पशन कम हो रही है, हर साल उनकी कंजम्पशन कम हो रही है, क्योंकि कंजम्पशन कैसे करोगे आप? कंजम्पशन यूथ होना चाहिए, अडल्ट पॉपुलेशन होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, जापान के पास भी नहीं है, तो कहाँ ले जाओगे? खर्च कैसे करोगे? साइकिल घूमेगी कैसे? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल सप्लाई लेबर का? ओ भाई, मतलब आई थिंक वेरी, हाँ, टेक्निकली बैकवर्ड बेंडिंग इंडिविजुअल सप्लाई लेबर कर्व, मतलब कि ये एक क्वेश्चन किसने ये क्वेश्चन किसने बनाया था? वाह वाह, बहुत बढ़िया, बात करेंगे आपसे। फैक्टर्स फॉर बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई लेबर कर्व। तो सर सप्लाई कर्व जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इट विल नॉट बी लाइक डायरेक्टली अपवर्ड स्लोपिंग एक पॉइंट तक, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वी कैन से कि मिडवे, फिर उसके बाद इट विल अगेन मतलब यू शेप बोल सकते हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। सो फैक्टर्स, सो ये एक पर्टिकुलर मार्केट में ही है कुछ कंडीशंस, आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल कौन सी कंडीशंस में वो सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग होता है। चलिए नेक्स्ट। जस्ट सेकेंड मानसी जी, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू कि अगर जो लेबर है उनका एक पॉइंट के बाद उनकी जो वेज है वो इंक्रीज होती है, तो उसके बाद दे डोंट कंप्लाई टू द मतलब वर्क नहीं, एक समथिंग। पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वेजेस इंक्रीज होंगी तो लेबरर्स तो चाहेंगे ना वेजेस इंक्रीज हो, तो सप्लाई तो और इंक्रीज होना चाहिए, तो बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होगा उसमें? लेजर एक्टिविटी का कंसेप्ट था वहां पे, तो उसमें अच्छा फैक्टर्स हाँ, थे। उसमें हो सकता है, ठीक है, वर्क और लेजर कंपैरिजन में हो सकता है कि How आपके can जो, we multiply the factors in short run cost and long run cost to maximize profit? There can be so many ways. How can we alter the factors in very brief? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हाउ कैन वी ऑल्टर द फैक्टर्स? तो सर शॉर्ट रन कॉस्ट में जो है लाइक फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, तो शॉर्ट रन में सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन में आप बिल्कुल दोनों चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बिल्कुल। जैसे आप अगर मान लो बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब शॉर्ट रन के अंदर आप कर सकते हो कि अपने जो वर्कर्स हैं, जो अप्रेंटिस हैं और जो टेक्नीशियंस हैं, उनको आपने और ज़्यादा ट्रेनिंग दी और उनको नए टूल्स करने आए, तो शॉर्ट रन में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि वो जल्दी काम कर पाएंगे। वो हाँ जल्दी जी। काम कर पाएंगे तो उसमें जल्दी निकलेंगी। हम्म, लॉन्ग रन के अंदर आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए आप बाई रोड कार ट्रांसपोर्ट करते हो, लेकिन अभी इंडिया में अभी भी गुजरात के अंदर मारुति इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने जो है डायरेक्टली प्लांट से रेल, यानी वो 500 कार है, 1000 कार है, लाखों कार है, वो सीधा प्लांट से रेलवे ट्रैक को, यानी रेल पे आएंगी सीधा, और रेल से सीधा पोर्ट पहुंच जाएंगी। इससे कम से कम कई हजार ट्रकों की जो फ्यूलिंग थी, जो घूमना था उनका, वो उनका बच गया। मार्जिनली उनको फायदा हुआ, मार्जिनली फायदा हुआ, लेकिन एनवायरनमेंट की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। पर क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो रेलवेज है, वो रेलवेज इलेक्ट्रिक ट्रेन भी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से वो रन हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये वहां देखने वाली बात है। अगर वो कोल है उसके पीछे, तो फिर नेचुरली थोड़ा सा बात वो है, लेकिन फिर भी बजाय ट्रक के कि ट्रक चक्कर काट रहा है और ट्रेन से जा रहा है, ऐसा उन्होंने गुजरात में भी किया है अभी, और ऐसा वो हरियाणा में जो मानेसर में प्लांट है मारुति का, वहां पर भी वो ऐसा करना चाहते हैं आगे भी। एक एग्जाम्पल है ये। How is the difference between cost of production and MRP decided? So many ways, so many things decide। जैसा कि पहले के क्वेश्चन से हम देख चुके हैं, आई होप यू कैन मेक आउट
कि भाई उसकी अवेलेबिलिटी, उसका प्रोडक्शन, उसके बाद उसका कंजम्पशन, तो इज इट डिसाइडेड बाय द फर्म और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट? तो ये ये भी एमआरपी का क्वेश्चन। फुल फॉर्म क्या है इधर? एमआरपी? हाँ बताओ भाई, एमआरपी का फुल फॉर्म दिया। आई डोंट नो। नहीं, एमआर Margin. तो कोई एक्रोनिम देगा ही नहीं। एमआर तो मार्जिन रेवेन्यू होता है, मार्जिन रेवेन्यू। आगे क्या? I think it was marginal rate product, revenue product. Who prepared this question? सर MRP as in the rate at which we sell. अच्छा, वो एमआरपी लिखा हुआ है आपने, मार्केट हाँ प्राइस, जी। एमआरपी प्राइसेस। ठीक है। मिनिमम क्या पूछा? बताओ। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द एमआरपी डिसाइडेड। तो अब नाउ यहाँ पे भी मार्केट, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर, अगर मोनोपोली है तो आपके पास फुल फ्रीडम है, आप डिसाइड कर सकते हो कितना आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपका क्या विजन है। तो एमआरपी, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन, एमआरपी क्या है? ये मिनिमम, मैक्सिमम, कैसे बोलोगे रिटेल इसको? प्राइस सर, रिटेल प्राइस, मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूँ इसीलिए। हम्म। तो डिपेंड करता है ये भी। अब हाँ, आप क्रोसिन भी है, जन औषधि में ही मिल रही है, पर 100 रुपए का भी मिलता है। इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ बहुत जी। जगह ऐसा है कि डिसाइडेड, इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। स्टंट की बात हो रही है, अभी हम बात कर रहे हैं पूरे इंडिया में जितने प्रोसीजर्स होने चाहिए, सर्जरी प्रोसीजर, भाई ये क्या है? सरकार तो बोलती है 10,000 में हो जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में 10,000 इक्विपमेंट का खर्चा आता है, बाहर उसी में आप 2 लाख रुपए दे रहे हो। वाई दैट गैप? सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी टेकिंग अप दिस इशू एंड कॉग्निजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the average time taken, average time after break even point in short run? What is the average time after break even point in short run? सर फिर Average time एवरेज again टाइम, depend। वो तो अगर फिगर्स होंगी, अगर न्यूमेरिकल होगा तभी आप निकाल सकते हो ना एवरेज भाई टाइम। आप उसको, आप क्या करना चाह रहे हो? ये देखो ना, एवरेज ब्रेक इवन पॉइंट तो अब मान लो कोई शादी की कंपनी है, कोई इवेंट मैनेजमेंट करती है, उसका ब्रेक इवन डिफरेंट टाइप से होगा। हम्म। कोई अगर मान लो यू नो बिफोर a firm waits before it starts incurring losses, there is no one formula for this, there are so many factors। ये कोई एक फार्मूला नहीं हो सकता लेकिन इसका हाँ, कि वो लॉस, अगर किसी उसमें फर्म को पता है कि वो लॉस में जाने वाली है तो पहली बात तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन और ब्रेक इन इवन का इन द वेट ही नहीं करेंगे सर, और ये तो भी नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ब्रेक इवन के बाद लॉसेस ही होंगे, प्रॉफिट भी होता है। तो ब्रेक इवन और पॉइंट का ऊपर जस्ट से ये भी है, डेफिनेशन, हाँ यही होता है कि आपके चलिए लॉसेस इक्वल्स टू योर प्रॉफिट्स, लॉसेस इन टर्म्स आपको की आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट इनकर की वो इक्वल हो जाती है आपके प्रॉफिट्स, उसके बाद यू एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग द प्रॉफिट्स और लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ऑलरेडी हमारे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ? फिजिकल फैक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद आपकी डेमोक्रेसी है, उसके बाद आपका द लेवल ऑफ नॉलेज एंड द स्किल्स इन सोसाइटी। तो हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग अबाउट अफेक्ट एट इंडिविजुअल लेवल? डेफिनेटली हम रोज देखते हैं, चाहे फिर वो स्कूल एजुकेशन है, चाहे फिर वो कॉलेज एजुकेशन है, चाहे फिर वो हाउस होल्ड वर्क है, चाहे फिर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद दैट। तो दिस इज अ वेरी डायनामिक एंड ए ब्रॉड एरिया, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो यू कैन मेक आउट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट assumption that we take in the market in future? तो ये भी मतलब सिग्निफिकेंट ये नहीं है, एंट्री एंड एग्जिट का क्या इफेक्ट होगा, दैट भी व्हाट विल नहीं बी है, द इफेक्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट दैट वी टेक डिपेंड इन द करता है, मार्केट। डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आप किस चीज की एंट्री एग्जिट की बात है। पहली बात तो मार्केट प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर की ऊपर बात कर रहे हो आप, हाँ। है। जैसे एंट्री आप बात करते हो, मोनोपोली मैकडोनल्ड कंपटीशन है है, सर। तो रशिया है, कंपटीशन ऑफ गुड्स रशिया में, रशिया में मैकडोनल्ड्स बंद हो गए, स्टारबक्स बंद हो गए, लेकिन वो बंद नहीं हुए, वो उनका रूप चेंज हो गया, मैकडोनल्ड की जगह वो रेस्टोरेंट्स हो गए, बात खत्म। तो यू हैव टू अप्लाई टू द प्रैक्टिकल थिंग। व्हाट फैक्टर डिसाइड द लेबर रेट इन द मार्केट? सो मेनी फैक्टर्स डिसाइड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल ऑफ द प्रोडक्टिविटी लेबर। है। हाँ जी, प्रोडक्टिविटी, नंबर ऑफ लेबर, मार्केट आप देखो, कॉम्पिटिशन कितना है, नंबर ऑफ देखो एम्प्लॉयर्स कितने हैं। स्टार्टअप है ना, अर्बन क्या है? वो अर्बन कंपनी, हाँ जी सर। हाँ। वो यही है। वो भी, उसने भी सबको बना दिया है, उसने फायदा भी किया है, और वो शार्क टैंक को जो भी आता है वहां पहुंच गए हैं वो। हम्म। चलिए नेक्स्ट। How can a firm ensure maximum profit? This question ओके, we have already addressed because we have discussed. What does why does marginal utility keep on increasing? Now this is something in one line you can इट share. इज नॉट ऑलवेज इंक्रीजिंग,
इनिशियली इंक्रीज होता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि आप जब एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम करते हो, उसको मतलब कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑलवेज इट इज इन टर्म्स ऑफ वन एडिशनल गुड। तो इसमें इंक्रीज इनिशियली होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, आप लाइक सपोज यू आर हैविंग चपातीज, तो इनिशियली इट विल डिपेंड अपॉन योर लेवल ऑफ हंगर। तो जितनी स्टार्टिंग में आप चपातीस खाओगे, उससे हर एक चपाती से आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। बट अगेन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर वो कम होने लग जाएगी, बिकॉज आप इतना हंग्री नहीं हो अब। तो दैट इज सिंपली द थिंग कि as इनिशियली long as जस्ट। as long as you're not a foodie. हाँ सर, उसके बाद भी लेकिन वो इतना नहीं इंक्रीज हो सकता कंपेयर टू जो इनिशियली आपको इससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। Increasing returns to scale implies that if we increase all input by certain proportion, output increases by more than that proportion. It is a ideal situation. हम्म जो बिल्कुल है कि स्केल बढ़ जाते हैं, कंपनीज ब्रांच खोलती हैं, फिर दूसरी ब्रांच, फिर चौथी ब्रांच, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक लिमिट के बाद हो सकता है कि अ, जैसे अब रिलायंस ने अपने रिटेल स्टोर खोले थे, बहुत जगह खोले, बहुत चला, लेकिन नहीं चल पाया। जियो मार्ट भी वैसा नहीं चल पाया। और सब कुछ है, तो दिस दिस इज ऑल्सो ए वेरी सब्जेक्टिव फैक्टर। हाँ जी। एनी मोर क्वेश्चंस? No, sir, that was all that we had. Okay, thank you. So, Prerna and Dia, what is your impression of all the discussion that we had? First, Yes, Prerna. sir. Yes, sir. We got more clarity regarding actual में कैसे work करता है, about the forces, revenue, etc. So, Thank you, Mansi, for clear. what changes will you bring to your daily work attitude? सर यही रिलेटिंग मोर विद द न्यूज़पेपर एंड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज को, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी है। और ऐसा आप करेंगे? यस सर। तो इस चीज की क्या गारंटी है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से? इकोनॉमिक्स की बात हुई ना, आप बार बार पूछ रहे थे माल ज्यादा डालेंगे तो आउटपुट ज्यादा आएगा और फिर प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे? सो विल डू इट। ओके, लेट्स सी। दिया? So अभी तक we were only studying the theoretical concepts. So यहाँ पे थोड़ा सा practical वो दिखा, newspaper से link हुआ. So that was mostly about it, and better clarity. It helped in better understanding. Okay. So, Mansi, what do you say about the level of the questions and the attitude and approach that they are taking up? तो कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टेक्निकल सेंस में थे, वहां पे क्लैरिटी और मेरा भी थोड़ा क्विक रिविजिट हो गया। और हो सकता है जैसे जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो एक बार उसको रीड करके आप पूरे माइंड में अपने पिक्चर बना सकते हो, एंड देन आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है तो वो पूछे जा सकते हैं। तो सो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा लेवल। प्लस जो आपने भी वैल्यू एडेड एग्जाम्पल्स शेयर करे, तो वो भी मेरे लिए काफी इनरिचिंग था सर। Okay, so you say that they are, as far as inculcating learning and ideas are concerned, they both are on track. In हाँ fact, जी सर, मतलब Anisha ये is also. क्वेश्चंस भी तभी आएंगे जब जो वो रीड कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो दैट So इज they ऑल्सो must continue. इंडिकेशन। तो ये सब। They must continue the same. Okay, Karuna, you want to say something? Are you there? यस सो आई लर्न अबाउट कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं उसको आप कैसे रियल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ रहे हो। तो हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं कि वो साथ में जो एक्सप्लेनेशन देते हैं इशू के साथ, तो वहाँ से सीधा कनेक्ट अब रूट बेसिस पे वहाँ से लेके चल सकते हैं। बिकॉज एग्जामिनेशन इज गोइंग टू आस्क यू, फॉर एग्जांपल, अगर मान लो क्वेश्चन आता भी है, जैसे सपोज करो टैक्सेशन है, या अगर हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी भी है किसी कंट्री के साथ, तो हम साथ में ये देखते हैं कि भाई उस कंट्री के साथ हम कैसे उसको अवॉइड करें, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अभी जैसे when I attended got an opportunity to have an interaction, means listen to an interaction and to part of the discussion with एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उससे पहले मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुना था, तो फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसे ही एक प्रोग्राम, आई वाज पार्ट ऑफ इट। तो मैंने देखा कि दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि दे बोथ आर स्पीकिंग इन द सेम लाइंस। जब हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड। तो व्हेन टू वर्ड्स वर आस्क्ड फ्रॉम द ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, so he said space and technology, ये दो चीजें ऐसी हैं
जो किसी कंट्री को डेवलप कंट्री आप बनाएंगे, जबकि हम डेली लाइफ में इतना टेक्नोलॉजी और स्पेस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं. इट इज ऑन द साइड लाइन्स. टेक्नोलॉजी इज बूमिंग नाउ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एआई, सेमीकंडक्टर से लेकर फैब की जो बड़ी बड़ी फैक्ट हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री खुलने की बात हो रही है. और क्वेश्चन लेकिन साथ में ये भी उठता है कि अगर हम कंजम्पशन वैसे ही करेंगे जैसे इंडस्ट्री डेवलप कंट्रीज ने जैसे कंजम्पशन किया, तो वो तो कंजम्पशन हम नहीं कर पाएंगे. वो मॉडल हमें नहीं चाहिए. अमेरिका इज हैविंग लॉट ऑफ कार्स, बट देन इट इज अ कार चोकिंग मॉडल. क्या इंडिया में भी कार चोकिंग मॉडल चाहिए? क्या बड़े बनने का मतलब यही है कि आपके पास बड़ी कार होनी चाहिए? क्या बड़े होने का मतलब ये है कि आपके पास जो फिजिकल कंजम्पशन का बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए? तो ये जो क्राइटेरिया या ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल अभी आने वाले 20, 30, 50 सालों में नहीं चलने वाले. लाइक द वे वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आप प्लास्टिक को रिसाइकल करने की बात कीजिए, सर्कुलर इकोनॉमी की बात कीजिए. प्लास्टिक जितना है धरती पर अभी, जितना हम बना चुके हैं, उसी प्लास्टिक को रिसाइकल क्यों ना करते रहे, नए प्लास्टिक को हमें बनाना ही ना पड़े. क्योंकि जो धरोहर है, जो जो कहना चाहिए कि जो यू नो जो नेचुरल वेल्थ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आ रहा है कि उड़ीसा में ट्राइबल फॉरेस्ट जो है और ट्राइबल्स हैं, पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, वो लोग जो है सैला, इफ आई एम नॉट करेक्ट, सैला या सैली एक वर्ड है, जैसे वो बेंत की तरह होता है, जैसे जूट होता है, और उससे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और वो नेचुरल होता है बहुत, मतलब नेचुरल है, ऑब्वियसली इट इज नेचुरल वेल्थ. और अभी उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने हैं, उसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट का एक एजेंसी भी है. तो ऐसी चीजें आने वाले समय में काम आएंगी, रादर देन लीगो टॉयज आप प्लास्टिक का कर रहे हैं तो उससे वो 4,000 का बिक रहा है. वाई दैट ओनली शुड बी कॉस्टिंग सो मच? So this element you should keep all in mind while you are studying, question, write things, and then move with the confidence. We'll meet up soon in the next interaction. Thank you very much. Wishing all of you all the best. Thank you, sir.